नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी बुक यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा, संजना और आदित्य ने तमाम मुश्किलों को पार करके शादी कर ली। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अब आसानी से चल पाएगी? नहीं दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। शादी के बाद जो मुश्किलें और दर्दनाक पल उनकी जिंदगी में आएंगे, वो आपको इस भाग में सुनने और महसूस करने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि क्या उनका प्यार इन नई चुनौतियों का सामना कर पाएगा। कहानी के हर पल को महसूस करें और इसे अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रोमांचक अध्याय। आदित्य और संजना की जिंदगी अब सही दिशा में बढ़ रही थी। विक्रम सिंह का साथ पाकर वे खुद को मजबूत महसूस कर रहे थे। लेकिन अतीत की परछाइयां अक्सर वर्तमान में दस्तक देती है। एक शाम जब आदित्य अपने काम से घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति ने रोका। वो शख्स दिखने में काफी गंभीर और रौबदार था। रमेश, गहरी आवाज में, आदित्य, याद है मुझे? मैं रमेश हूं, तुम्हारा पुराना पड़ोसी। आदित्य, चौंकते हुए, रमेश, तुम इतने सालों बाद यहां क्यों आए हो? रमेश, मुस्कुराते हुए, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि जब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो रहे हो, तब कुछ लोग अभी भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहते हैं। यह सुनकर आदित्य को पुराने दिनों की याद आ गई, जब रमेश और उसका परिवार आदित्य के परिवार से किसी कारण से नाराज हो गया था। रमेश ने साफ साफ कहा कि वो आदित्य से पुरानी दुश्मनी का बदला लेने आया है। रमेश, आंखों में नफरत लिए, तुम्हारे परिवार ने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। अब मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को खत्म कर दूंगा। आदित्य, गंभीर होकर, रमेश, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ रहा। अगर तुम चाहते हो तो बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार को इसमें मत घसीटो। रमेश ने आदित्य को चेतावनी दी और वहां से चला गया। आदित्य ने घर आकर सब कुछ संजना और सुमित्रा देवी को बताया। संजना, चिंतित होकर, आदित्य, ये रमेश कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? आदित्य, गहरी सांस लेते हुए, रमेश हमारे पुराने पड़ोसी थे। उनके पिता ने हमारे ऊपर एक झूठा आरोप लगाया था और वो आरोप साबित नहीं हो सका। लेकिन उस झगड़े के कारण उनका परिवार हमारा दुश्मन बन गया। मुझे नहीं पता था कि वो आज भी इसका बदला लेना चाहता है। सुमित्रा देवी, चिंता में, बेटा, वो आदमी खतरनाक लग रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ दिनों बाद रमेश ने आदित्य और संजना के खिलाफ एक चाल चली। उसने विक्रम सिंह की कंपनी में एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई। विक्रम सिंह, गुस्से में, आदित्य, ये शिकायत क्या है? कोई तुम्हारे बारे में झूठा बयान दे रहा है। आदित्य, सफाई देते हुए, पिताजी, ये रमेश की चाल है। वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। विक्रम सिंह ने आदित्य का साथ देने का वादा किया, लेकिन रमेश का अगला कदम और भी खतरनाक था। एक रात जब सब सो रहे थे, रमेश ने अपने आदमियों के साथ मिलकर संजना का अपहरण कर लिया। संजना, डरते हुए, तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। रमेश, हंसते हुए, तुम्हारे पति ने जो किया है उसका अंजाम तुम भुगतोगी। अब देखता हूं कि आदित्य तुम्हें कैसे बचाता है। जब आदित्य को यह खबर मिली तो वो पूरी तरह टूट गया। आदित्य, सुमित्रा देवी से, मां, मैं संजना को किसी भी हालत में वापस लाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है। आदित्य ने रमेश को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने पुलिस की मदद ली, लेकिन रमेश हमेशा एक कदम आगे था। आखिरकार आदित्य ने रमेश का पता लगा लिया और अकेले ही उससे मिलने गया। आदित्य, गुस्से से, रमेश, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझसे लो। मेरी पत्नी को इसमें मत घसीटो। रमेश, हंसते हुए, तुम्हारे लिए यही सजा है। आदित्य, मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। आदित्य ने रमेश से हाथापाई की और अंत में संजना को छुड़ा लिया।
रमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने आदित्य से कहा, रमेश, तुमने मुझे हरा दिया आदित्य, लेकिन याद रखना, जिंदगी तुम्हारे लिए और भी कठिन होगी। संजना, आदित्य से तुमने मेरी जान बचाई आदित्य, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। आदित्य, संजना को गले लगाते हुए, तुम्हारी सुरक्षा ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। जब जिंदगी रमेश की दुश्मनी से बाहर आ गई, तब एक नई चुनौती ने आदित्य और संजना की परीक्षा ली। क्या वे इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? रमेश के गिरफ्तारी के बाद आदित्य और संजना की जिंदगी में थोड़ी शांति लौट आई थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। एक सुबह विक्रम सिंह ने आदित्य और संजना को अपने ऑफिस बुलाया। विक्रम सिंह गंभीर स्वर में, आदित्य, हमारी कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकारी निविदा मिली है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। कई लोग इसे पाने के लिए गलत रास्तों पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सफलता से कुछ लोग नाराज हैं। आदित्य चिंतित होकर, पिताजी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है? विक्रम सिंह गहरी सांस लेते हुए, हां, और ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है। विक्रम सिंह की बात सही साबित हुई। कुछ दिनों बाद उनके घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा गया। संजना डरते हुए, आदित्य, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कोई हमें नजर रख रहा है। आदित्य ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन वो शख्स कौन था और उसके इरादे क्या थे, ये कोई नहीं जानता था। कुछ समय बाद आदित्य ने अपनी समझदारी और विक्रम सिंह के सहयोग से उस शख्स का पता लगाया। आदित्य गुस्से में, कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? संदीप डरते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूं। मुझे किसी ने पैसे देकर कहा कि मैं आपकी गतिविधियों पर नजर रखूं। आदित्य सख्त स्वर में, किसने भेजा तुम्हें? संदीप ने एक नाम बताया, राजेश रावत, जो विक्रम सिंह के सबसे बड़े बिजनेस प्रतिद्वंद्वी थे। राजेश रावत एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा गलत रास्तों से सफलता पाई थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि विक्रम सिंह का परिवार उसे हर मोर्चे पर पीछे छोड़ रहा है। राजेश, अपनी टीम से विक्रम सिंह को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसके परिवार पर वार करना। आदित्य उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। आदित्य को यह बात पता चली तो उसने विक्रम सिंह से कहा, आदित्य, पिताजी, अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, यह हमारे परिवार की सुरक्षा का सवाल है। हमें इस लड़ाई का सामना एकजुट होकर करना होगा। आदित्य और विक्रम सिंह ने राजेश रावत को सबक सिखाने की योजना बनाई। आदित्य संजना से, संजना, हमें सतर्क रहना होगा। राजेश हमारे परिवार को निशाना बना सकता है। संजना चिंतित स्वर में, लेकिन आदित्य, तुम इस लड़ाई में अकेले मत पड़ जाना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आदित्य ने पुलिस और अपने भरोसेमंद दोस्तों की मदद से एक जाल बिछाया। आखिरकार आदित्य और विक्रम सिंह ने राजेश को एक व्यापारिक मीटिंग में बुलाने का नाटक किया। राजेश हंसते हुए, तुम लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही राजेश ने मीटिंग में अपने धोखाधड़ी के दस्तावेज पेश किए, पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आदित्य गंभीर स्वर में, राजेश, तुमने हमारे परिवार पर वार करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। राजेश की गिरफ्तारी के बाद आदित्य और संजना की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए, आदित्य, मैं हमेशा कहता था कि तुम मेरी बेटी के लिए सही इंसान हो, तुमने ये साबित कर दिया। संजना, आदित्य से अब हम किसी भी चुनौती का सामना साथ मिलकर करेंगे। आदित्य मुस्कुराते हुए, जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। जब जिंदगी सामान्य हो रही थी, तब एक पुराना राज सामने आया जिसने आदित्य और संजना को फिर से एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। क्या वे इस राज का सामना कर पाएंगे?
राजेश रावत की गिरफ्तारी के बाद आदित्य और संजना की जिंदगी में शांति लौट आई थी। विक्रम सिंह ने अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया और आदित्य इसमें उनका सबसे बड़ा सहायक बन गया। लेकिन एक दिन आदित्य के बचपन का एक दोस्त रवि अचानक उसके घर आया। रवि आश्चर्यचकित, आदित्य, ये तुम हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी जगह पर पहुंच जाओगे। आदित्य मुस्कुराते हुए, रवि, तुमने मुझे यहां कैसे ढूंढा? तुम इतने सालों से कहां थे? रवि गंभीर स्वर में, आदित्य, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे पिता के बारे में जो कुछ तुमने सुना है वो पूरी तरह सच नहीं है। आदित्य हैरान होकर, क्या मतलब? मेरे पिता एक साधारण किसान थे जिनकी मौत मेरे बचपन में हो गई थी। रवि धीरे से, नहीं आदित्य, तुम्हारे पिता का अतीत बहुत गहरा और रहस्यमय है। वो केवल किसान नहीं थे, उनके पास एक ऐसा राज था जिसे जानने के लिए बहुत से लोग तरसते थे, और अब वही लोग तुम्हारे पीछे हैं। रवि ने आदित्य को बताया कि उसके पिता शिवनारायण एक समय में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास एक ऐसा नक्शा था जो एक गुप्त खजाने का रास्ता दिखाता था, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद वो नक्शा कहीं गायब हो गया। रवि गंभीरता से, आदित्य, मुझे शक है कि वो नक्शा तुम्हारे परिवार के किसी पुराने सामान में हो सकता है, और जो लोग तुम्हारे परिवार को परेशान कर रहे थे वे असल में उसी खजाने को ढूंढ रहे हैं। आदित्य चिंतित स्वर में, अगर ये सच है तो हमें तुरंत उस नक्शे को ढूंढना होगा। मैं अपनी मां और बहन की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। आदित्य ने संजना और विक्रम सिंह को इस बारे में बताया। विक्रम सिंह ने कहा, विक्रम सिंह, आदित्य, ये एक खतरनाक खेल हो सकता है। हमें इसे संभालने के लिए पुलिस और भरोसेमंद लोगों की मदद लेनी चाहिए। आदित्य और रवि ने अपने पुराने घर की तलाशी लेने का फैसला किया। पुरानी चीजों को खंगालते हुए उन्हें अपने पिता का एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें कई कागजात और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्नों को पलटते हुए आदित्य को आखिरकार उस खजाने के नक्शे का एक हिस्सा मिला। आदित्य चौंकते हुए, ये वही नक्शा है जिसके बारे में रवि ने बताया था, लेकिन ये अधूरा है, हमें इसका दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा। आदित्य और रवि ने दूसरे हिस्से की तलाश शुरू की, लेकिन इस बीच नक्शे की खबर उन लोगों तक पहुंच गई जो खजाने के पीछे थे। एक रात आदित्य के घर में अजनबियों ने घुसने की कोशिश की। संजना डरते हुए, आदित्य, कोई बाहर है, वे हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने तुरंत पुलिस को बुलाया और खुद घर की सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। आदित्य सख्त स्वर में, अगर किसी ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। पुलिस के आने से पहले ही अजनबी भाग गए, लेकिन ये साफ हो गया कि अब आदित्य और उसके परिवार की जिंदगी खतरे में थी। कड़ी मेहनत और कई सुरागों के बाद आदित्य और रवि को नक्शे का दूसरा हिस्सा एक पुराने दोस्त मोहन के पास मिला। मोहन आश्चर्य से, आदित्य, ये नक्शा मेरे पिता ने मुझे दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना महत्वपूर्ण है। दोनों हिस्सों को जोड़ते ही नक्शा पूरा हो गया। इसमें एक गुप्त गुफा का जिक्र था जो शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। विक्रम सिंह चिंतित स्वर में, आदित्य, इस गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ये तय कर लिया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य, संजना, रवि और कुछ भरोसेमंद लोग गुफा की ओर निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि राजेश रावत के कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। आदित्य, संजना से, तुम यही रुको, मैं और रवि अंदर जाएंगे। ये लड़ाई अब हमारी है। संजना आंखों में आंसू लिए, आदित्य, अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गुफा के अंदर क्या छुपा है? क्या आदित्य अपने पिता के खजाने को हासिल कर पाएगा?
या फिर ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम बन जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें। गुफा के अंदर का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। आदित्य और रवि ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। गुफा के दीवारों पर अजीब सी प्राचीन नक्काशियां बनी हुई थी। रवि टॉर्च घुमाते हुए, आदित्य, ये नक्काशियां शायद किसी प्राचीन सभ्यता की है। यहां कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपा है। आदित्य गंभीर स्वर में, हमें जल्दी करनी होगी। बाहर जो लोग हैं वे किसी भी समय अंदर आ सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, जब पानी और आग मिलेंगे तभी सच्चाई प्रकट होगी। रवि हैरान होकर, ये क्या पहेली है? पानी और आग कैसे मिल सकते हैं? आदित्य सोचते हुए, शायद इसका मतलब है कि हमें पानी और आग का संतुलन बनाना होगा। हमें आसपास कुछ ढूंढना होगा। जैसे ही आदित्य और रवि पहेली को हल करने में व्यस्त थे, गुफा के बाहर मौजूद गुंडों को यह बात समझ आ गई कि दरवाजा खोलने का तरीका जानने के लिए उन्हें अंदर जाना होगा। गुंडों का सरदार चिल्लाते हुए, हमें किसी भी हालत में इस खजाने को हासिल करना है। अंदर चलो। संजना और विक्रम सिंह, जो गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, ने स्थिति को भांप लिया। संजना डरते हुए, पापा, वे लोग अंदर जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। विक्रम सिंह सख्त स्वर में, तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। गुफा के अंदर आदित्य को एक विचार आया। उसने देखा कि पास में एक छोटी जलधारा बह रही थी। उसने रवि से कहा, आदित्य, रवि, उस जलधारा से थोड़ा पानी लाओ, हमें इसे आग के साथ संतुलित करना होगा। रवि ने तुरंत पानी लाकर दरवाजे के पास रख दिया। आदित्य ने अपने पास रखी माचिस से आग जलाई और दोनों को एक साथ दरवाजे के पास ले गया। जैसे ही पानी और आग का संतुलन बनाया गया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रवि हैरानी से, आदित्य, तुमने इसे हल कर लिया। आदित्य मुस्कुराते हुए, ये सब हमारे पिता की दी हुई सीख का नतीजा है। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था। उसमें चारों ओर सोने और चांदी के सिक्के, कीमती गहने और प्राचीन मूर्तियां रखी हुई थी। रवि हैरान होकर, यह खजाना किसी राजा का रहा होगा, ये तो बेशकीमती है। लेकिन तभी कक्ष के अंदर एक और संदेश लिखा मिला। यह खजाना उस व्यक्ति का है जो इसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करेगा। स्वार्थी इरादे वाले इसे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। आदित्य गंभीर स्वर में, इस खजाने का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए होगा। मेरे पिता ने इसे छुपाकर सही किया था, अब मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही आदित्य और रवि खजाने के पास पहुंचे, गुंडे कक्ष में घुस आए। गुंडों का सरदार हंसते हुए, बहुत अच्छा काम किया तुमने आदित्य, अब ये खजाना हमारा है। आदित्य सख्त स्वर में, यह खजाना उन लोगों का है जो इसकी कीमत समझते हैं, लालचियों का नहीं। गुंडों ने खजाने पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन आदित्य और रवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी चतुराई से उनका सामना किया। ठीक उसी समय पुलिस और विक्रम सिन्हा भी कक्ष में आ पहुंचे। पुलिस अधिकारी गंभीरता से, तुम सब गिरफ्तार हो, यह खजाना सरकार की निगरानी में रहेगा। गुंडों की गिरफ्तारी के बाद आदित्य और उसका परिवार सुरक्षित हो गया। विक्रम सिंह आदित्य से, तुमने न केवल अपने पिता की विरासत को बचाया, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की। मुझे तुम पर गर्व है। आदित्य ने फैसला किया कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया जाएगा। संजना मुस्कुराते हुए, आदित्य, तुमने सच में साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और ईमानदारी हर लड़ाई जीत सकती है। आदित्य और संजना की जिंदगी अब शांत लग रही थी। लेकिन क्या अतीत का हर खतरा खत्म हो चुका है, या फिर कोई नया दुश्मन उनकी खुशियों को चुनौती देगा? जानने के लिए जुड़े रहें। आदित्य और संजना ने सोचा था कि खजाने को सरकार को सौंपकर उनकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी।
लेकिन ऐसा होना बाकी था। एक शाम जब आदित्य अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक अजनबी मिला। वो अजनबी काले कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अजनबी धीमी आवाज में, आदित्य, तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आदित्य गंभीरता से, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अजनबी, तुम्हारे पिता ने जो राज छुपाया था वो खजाना उससे भी बड़ा है और तुम्हें इसे बचाने के लिए फिर से लड़ाई लड़नी होगी। अजनबी ने आदित्य को एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक अजीब नक्शा बना हुआ था। आदित्य घर पहुंचा और संजना को सब कुछ बताया। विक्रम सिंह ने भी ये बात सुनी और चिंतित हो गए। विक्रम सिंह गंभीर स्वर में, आदित्य, ये नक्शा एक और खजाने का संकेत हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। संजना चिंता भरी आवाज में, आदित्य, हमें इस बार सावधान रहना होगा। पिछले बार हम मुश्किल से बचे थे। आदित्य दृढ़ता से, मैं इस नक्शे का मतलब समझ कर ही रहूंगा। अगर यह खजाना सच में मौजूद है और किसी के गलत हाथों में जा सकता है तो मैं इसे रोकूंगा। नक्शा देखकर रवि ने बताया कि यह किसी पुराने किले का रास्ता हो सकता है। उन्होंने तय किया कि वे किले की तरफ जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन आदित्य, संजना और रवि ने किले की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगलों की घनी झाड़ियों, खतरनाक चट्टानों और एक नदी को पार करना, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। रवि हंसते हुए, आदित्य, तुम्हारे साथ रहते हुए मेरी जिंदगी किसी एडवेंचर फिल्म की तरह हो गई है। संजना मुस्कुराते हुए, और मैं इस फिल्म की हीरोइन हूं, है ना? आदित्य मजाकिया अंदाज में, नहीं, तुम विलेन हो। हर बार तुम मुझे डांटती हो। जब वे किले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किला पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। लेकिन एक बात अजीब थी, किले के दरवाजे पर वही नक्काशी बनी हुई थी जो पहले गुफा में देखी थी। आदित्य आश्चर्य से, ये वही नक्काशी है। इसका मतलब है कि ये जगह भी उसी सभ्यता से जुड़ी है। किले के अंदर जाने पर उन्हें एक और दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही इसे पार कर पाएगा। रवि हैरानी से, अब ये कौन सा इम्तिहान है? संजना, आदित्य, इसका मतलब है कि हमें सच का रास्ता चुनना होगा। हमें यहां ईमानदारी और संयम दिखाना होगा। जैसे ही वे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से वही अजनबी अपने गुंडों के साथ आ पहुंचा। अजनबी हंसते हुए, तुम लोग हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आते हो? इस बार मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। आदित्य गंभीरता से, तुम्हारे जैसे लालची लोग इसे कभी नहीं छू सकते। ये खजाना केवल समाज की भलाई के लिए है। अजनबी ने अपने गुंडों को आदित्य और उसके दोस्तों पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन इस बार आदित्य और रवि ने अपनी समझदारी से उनका सामना किया। लड़ाई के दौरान अजनबी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे पर एक और संदेश प्रकट हुआ, सत्य की ताकत ही इसे खोलेगी। आदित्य ने दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई व्यक्त की। आदित्य भावुक होकर, मैं यहां किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि इस खजाने को सही हाथों में पहुंचाने के लिए आया हूं। मेरे पिता ने जो सिखाया है मैं वही कर रहा हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे क्या छुपा था? क्या यह खजाना सच में मौजूद था या फिर यह कोई और बड़ा राज था? जानने के लिए जुड़े रहें। दरवाजा खुलते ही आदित्य, संजना और रवि एक विशाल और चमकदार कक्ष में दाखिल हुए। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानियां बयां कर रहे थे। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा सा पत्थर का मंच था जिस पर एक चमकदार ताबूत रखा हुआ था। संजना आश्चर्य से, ये ताबूत यहां क्यों रखा गया है और ये चमक क्यों रही है? रवि चिंतित स्वर में, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण खजाना नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है।
जैसे ही आदित्य ताबूत के पास पहुंचा, ताबूत के पास रखे पत्थर पर एक और शिलालेख दिखाई दिया। जो सच्चाई और त्याग को समझेगा वही इसे छू सकता है। लालच यहां मृत्यु का कारण बनेगा। आदित्य, गंभीरता से ये जगह हमें चेतावनी दे रही है। हमें इसे सोच समझकर खोलना होगा। उसी समय अजनबी और उसके गुंडे भी कक्ष में दाखिल हो गए। अजनबी ने खजाने को देखकर अपनी बंदूक निकाल ली और चिल्लाया, अजनबी, ये खजाना मेरा है। किसी को इसे छूने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। आदित्य, दृढ़ता से तुम्हारी लालच तुम्हें खत्म कर देगी। ये खजाना सिर्फ सही लोगों के लिए है, जो इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे। लेकिन अजनबी ने आदित्य की बातों को अनसुना कर दिया। उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। अजनबी, घबराकर, ये क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में ताबूत के पास की जमीन फटने लगी और अजनबी और उसके गुंडे उसमें गिर गए। संजना, डरते हुए, आदित्य, हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। आदित्य, नहीं, ये खजाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे सुरक्षित करना होगा। आदित्य ने ताबूत के पास जाकर अपने दिल की बात कही। आदित्य, भावुक होकर, मैं इस खजाने को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। मैं इसे केवल समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे पिता ने यही सिखाया था। ताबूत अपने आप खुल गया। उसके अंदर सोना चांदी या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक पर लिखा था, ज्ञान ही असली खजाना है। संजना, हैरानी से, ये खजाना सिर्फ एक किताब है? रवि, मुस्कुराते हुए, ये किताब उस खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। इसमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव है। आदित्य ने उस पुस्तक को उठाया। जैसे ही उसने पुस्तक को खोला, कक्ष की दीवारें चमकने लगी। दीवारों पर बने चित्र अब जीवंत हो गए और उन पर लिखी कहानियां चलने लगी। पुस्तक ने आदित्य को बताया कि यह खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए था जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते थे। इसमें प्राचीन ज्ञान, औषधियों के रहस्य और सभ्यता के विकास के सिद्धांत थे। संजना, मुस्कुराते हुए, आदित्य, ये खजाना तुम्हारे लिए है। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ने इसे हासिल किया है। रवि, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? आदित्य, दृढ़ता से, हम इसे सरकार को सौंप देंगे। लेकिन पहले मैं इसे पढ़कर इसके सारे रहस्य समझूंगा। ये समाज के लिए है और मैं इसे सही हाथों में ही दूंगा। आदित्य, संजना और रवि ने किले से बाहर निकलकर शहर वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में आदित्य ने अपनी मां और विक्रम सिंह को सारी बातें बताने का निर्णय लिया। जब वे घर पहुंचे तो विक्रम सिंह ने पहली बार आदित्य को गले लगाया। विक्रम सिंह, आश्चर्य और गर्व से, आदित्य, तुमने जो किया है वो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना लालच में नहीं, बल्कि सेवा में है। आदित्य, मुस्कुराते हुए, ये सब आपकी बेटी और मेरे दोस्तों के साथ की वजह से ही मुमकिन हो सका। लेकिन क्या इस खजाने को सुरक्षित रखना इतना आसान होगा? क्या सरकार इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगी या फिर नई समस्याएं जन्म लेंगी? आदित्य, संजना और रवि ने प्राचीन पुस्तक और खजाने के रहस्य को लेकर सरकार से संपर्क किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग को जानकारी दी। कुछ दिनों बाद एक टीम उनके घर पर पहुंची। सरकारी अधिकारी कड़क आवाज में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। ये खजाना अब सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। आदित्य ने पुस्तक अधिकारियों को सौंप दी, लेकिन उसके मन में कुछ संशय था। उसने रवि और संजना से कहा, आदित्य, गंभीरता से, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस खजाने का सही उपयोग करेंगे। मुझे डर है कि ये लालच का शिकार हो सकते हैं। रवि, तुम सही कह रहे हो। हमें इस पर नजर रखनी होगी। सरकार ने खजाने के रहस्य को मीडिया से छिपा लिया,
उन्होंने इसे जनता तक पहुंचाने का वादा किया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अधिकारी इसे बेचने की योजना बना रहे थे। संजना, चिंतित होकर आदित्य, मैंने पापा से सुना है कि सरकार इस खजाने को गुप्त रूप से नीलाम करने की सोच रही है। आदित्य, चौंकते हुए, अगर ऐसा हुआ तो ये जनता के साथ विश्वासघात होगा। हमें कुछ करना होगा। आदित्य, संजना और रवि ने मिलकर उस अधिकारी पर नजर रखने का फैसला किया जो इस खजाने का प्रभारी था। एक रात आदित्य और रवि ने उस अधिकारी के दफ्तर में घुसपैठ की। वहां उन्होंने एक गुप्त दस्तावेज पाया जिसमें खजाने की नीलामी के सारे सबूत थे। रवि, गुस्से में, ये लोग कितने भ्रष्ट हैं, इन्हें जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं। आदित्य, हमें इस सच्चाई को सबके सामने लाना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये लोग शक्तिशाली हैं। उन्होंने मीडिया के एक भरोसेमंद पत्रकार से संपर्क किया और उसे सारे सबूत सौंप दिए। मीडिया में यह खबर आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। जनता ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। संजना, गर्व से, आदित्य, तुमने साबित कर दिया कि एक आम आदमी भी सत्ता के खिलाफ लड़ सकता है। आदित्य, मुस्कुराते हुए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह खजाना सही हाथों में जाए। सरकार पर जनता का दबाव बढ़ने लगा। मजबूर होकर उन्होंने खजाने को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया। आदित्य और संजना की मेहनत रंग लाई। खजाने से मिली प्राचीन औषधियों और ज्ञान को सार्वजनिक किया गया। देश के वैज्ञानिकों ने उस पुस्तक का अध्ययन करके कई नई खोजें की। रवि, मुस्कुराते हुए, आदित्य, तुम्हारी ईमानदारी ने इतिहास बदल दिया। अब यह खजाना लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। आदित्य, सादगी से, यह हमारी जिम्मेदारी थी। मैं बस इतना चाहता हूं कि हर इंसान इस ज्ञान का लाभ उठा सके। आदित्य और संजना की जिंदगी अब शांत हो गई थी। आदित्य, संजना और रवि ने खजाने के रहस्य को सरकार के साथ साझा कर दिया था, लेकिन आदित्य का दिल किसी अनजान डर से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि यह खजाना सही हाथों में पहुंचेगा। सरकार के अधिकारी, जो शुरू में ईमानदारी का दिखावा कर रहे थे, अब अपने लालच में खजाने को छिपाने और उसे नीलाम करने की योजनाएं बनाने लगे। एक शाम, जब आदित्य अपने घर पर बैठा हुआ सोच रहा था, रवि वहां पहुंचा। रवि के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रवि, आदित्य, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने सुना है कि ये अधिकारी खजाने को विदेश में नीलाम करने की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य, चौंकते हुए, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे देश के साथ विश्वासघात होगा। हमें कुछ करना होगा। संजना ने दोनों की बातें सुनी और कहा, हमारे पास समय कम है। हमें पहले ये पक्का करना होगा कि क्या ये बात सच है। आदित्य और रवि ने एक योजना बनाई। वे उन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे जो खजाने से जुड़े थे। रात के अंधेरे में रवि ने एक अधिकारी के दफ्तर से चोरी छिपे दस्तावेज चुराए। उन दस्तावेजों में खजाने की गुप्त नीलामी की सारी योजनाएं लिखी थी। आदित्य ने दस्तावेज देखकर कहा, यह पक्का हो गया है कि ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें यह सच्चाई जनता के सामने लानी होगी। संजना ने सुझाव दिया, हमें मीडिया से संपर्क करना चाहिए, लेकिन केवल भरोसेमंद पत्रकारों के साथ जो इस मुद्दे को सही तरीके से उठा सकें। अगले दिन आदित्य, संजना और रवि ने एक जाने माने पत्रकार से मुलाकात की। उन्होंने उसे सारे दस्तावेज दिखाए और बताया कि कैसे सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस खजाने को नीलाम करने की योजना बना रहे हैं। पत्रकार ने तुरंत इस खबर को अपने चैनल पर चलाया। खबर देखते ही देश भर में हड़कंप मच गया। जनता ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, खजाना जनता का है, किसी के बाप का नहीं। सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा। प्रधानमंत्री ने खुद इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हमने ये खजाना जनता के लिए सुरक्षित रखा है। जो भी अधिकारी इसमें शामिल है
उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने आदित्य और उसके दोस्तों को धमकी देना शुरू कर दिया। एक रात जब आदित्य घर लौट रहा था, एक काली गाड़ी ने उसका पीछा किया। गाड़ी में बैठे लोग खिड़की से चिल्लाए, अगर तुमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। आदित्य ने डरने के बजाय और हिम्मत जुटाई। उसने रवि और संजना को यह बात बताई। संजना, आदित्य, ये लोग खतरनाक हैं, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आदित्य, नहीं, पुलिस भी इनके साथ मिल सकती है, हमें खुद ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। आदित्य ने एक आखिरी चाल चलने की योजना बनाई। उसने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उसने उन अधिकारियों के नाम और उनके भ्रष्टाचार के सबूत जनता के सामने पेश किए। आदित्य, मंच से, ये खजाना हमारे पूर्वजों की धरोहर है, ये हमारा इतिहास है, जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे साथ खड़े हों और इस खजाने को बचाने में मदद करें। जनता ने उसका साथ दिया। हर शहर, हर गांव से लोग उसकी आवाज पर खड़े हुए। भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए विशेष जांच आयोग बनाया गया। खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण शुरू हुआ। आखिरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खजाने को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। पुस्तक से मिली जानकारी ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांतियां लाईं। आदित्य, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा रहा, देश का हीरो बन गया। संजना और रवि ने उसकी हर कदम पर साथ दिया। संजना, मुस्कुराते हुए, आदित्य, तुम्हारी मेहनत ने हमारे देश का भविष्य बदल दिया। आदित्य, सादगी से, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमें बस इतना करना था कि सच का साथ देना। आदित्य, संजना और रवि ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने का फैसला किया। लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। आदित्य और संजना की शादी के बाद क्या उनकी जिंदगी में कोई और नया मोड़ आएगा? क्या वे हमेशा के लिए इस लड़ाई से बाहर निकल पाएंगे, या फिर एक नया संकट उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहें। आदित्य, संजना और रवि ने देश के खजाने को बचाकर एक ऐतिहासिक काम कर दिखाया था। देश भर में उनकी तारीफ हो रही थी, लेकिन उनके जीवन में शांति लंबे समय तक नहीं टिक पाई। आदित्य और संजना ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी साधारण थी, लेकिन उनकी सच्चाई और प्यार की मिसाल से भरी हुई थी। शादी के बाद आदित्य ने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके। संजना ने भी गांव की महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। रवि ने आदित्य का हर कदम पर साथ दिया। उसने खजाने से जुड़ी बाकी किताबों और दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू किया। संजना, मुस्कुराते हुए, आदित्य, हमारी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है, हमें अब किसी चीज की चिंता नहीं है। आदित्य, गंभीर स्वर में, संजना, सच्चाई यह है कि जब तक हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, हमें हमेशा किसी न किसी चुनौती का सामना करना होगा। एक रात जब आदित्य और संजना अपने घर में थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि अंदर आया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रवि, आदित्य, हमें एक और खतरा मंडरा रहा है। खजाने के पीछे सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी था। वे अब हम पर नजर रख रहे हैं। आदित्य, चौंकते हुए, गिरोह? लेकिन हमने तो खजाने को सुरक्षित कर दिया है, अब वे हमसे क्या चाहते हैं? रवि, वे खजाने के कुछ हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं, जो अभी भी जंगल के नीचे छिपा है, और वे इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने खुद को व्यापारी बताया, लेकिन उनकी हरकतें संदिग्ध थी।
आदित्य ने गांव वालों को सतर्क रहने के लिए कहा। एक रात उन्हीं अजनबियों ने आदित्य के स्कूल को आग लगा दी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि स्कूल को बचाया नहीं जा सका। संजना रोते हुए, आदित्य, ये लोग हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आदित्य गुस्से से, मैं उन्हें उनका असली चेहरा दिखाकर रहूंगा। ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। आदित्य, रवि और संजना ने मिलकर उन अजनबियों की सच्चाई उजागर की। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि ये सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे गांव के सम्मान की लड़ाई है। रवि, हम उनके सामने तभी जीत सकते हैं जब हम सब एकजुट होकर खड़े हों। गांव वाले तैयार हो गए। उन्होंने अजनबियों की हर हरकत पर नजर रखी और उनकी साजिशों को नाकाम करने लगे। एक रात आदित्य और रवि ने अजनबियों के ठिकाने पर छापा मारा। वहां उन्होंने गिरोह के सरगना को पकड़ा, जो खजाने के बाकी हिस्सों की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा था। सरगना हंसते हुए, तुम लोग हमें रोक नहीं सकते, हम जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। आदित्य गंभीर स्वर में, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा देश पीछे रह गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गांव वालों की मदद से गिरोह के सभी लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिरकार गांव में शांति लौट आई। आदित्य ने स्कूल को फिर से बनाया और यह पहले से भी बड़ा और बेहतर था। संजना ने अपने सिलाई केंद्र को और फैलाया, जिससे गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। आदित्य, संजना से हमने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। संजना मुस्कुराते हुए, जब तक हम साथ हैं, हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आदित्य और संजना की ये यात्रा प्यार, कुर्बानी और साहस की मिसाल बन गई। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई और एकजुटता से हर लड़ाई जीती जा सकती है। खजाने को बचाने और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाने के बाद आदित्य, संजना और रवि ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई थी। आदित्य अब भी इस बात से परेशान था कि इतने बड़े षड्यंत्र का सिरा कहां खत्म होता है। आदित्य और संजना ने शादी कर ली। ये एक साधारण समारोह था, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए। शादी के बाद दोनों ने एक छोटे से गांव में बसने का फैसला किया, जहां वे बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे। रवि ने शहर में ही रहकर अपने करियर को नई ऊंचाई देने की ठानी, लेकिन वो हर हफ्ते आदित्य से मिलने गांव आ जाया करता था। एक दिन आदित्य को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो तुमने किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन ये अंत नहीं है। जिन लोगों को तुमने बेनकाब किया, वे सिर्फ मोहरे थे। असली खेल अब शुरू होगा। आदित्य ने चिट्ठी को संजना और रवि को दिखाया। संजना चिंतित स्वर में, क्या ये किसी की धमकी है? रवि गंभीरता से, ये सिर्फ धमकी नहीं है। लगता है उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है, हमें सतर्क रहना होगा। चिट्ठी के साथ एक नक्शा भी था। नक्शे में खजाने से जुड़ी कुछ और जगहों का जिक्र था, जिन्हें अब तक किसी ने खोजा नहीं था। आदित्य, नक्शे को देखते हुए, मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इन जगहों तक पहुंचे। लेकिन क्यों? संजना, ये एक जाल हो सकता है, हमें बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आदित्य के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या खजाने का सच अब भी अधूरा है? क्या जो किताब उन्हें मिली थी, उसमें छुपा कोई और राज है? आदित्य ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। रवि ने भी उसका साथ देने का वादा किया। संजना थोड़ा नाराज होकर, आदित्य, तुम्हें अपनी और हमारी सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। हर बार खुद को खतरे में डालना सही नहीं है। आदित्य नरम स्वर में, संजना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे देश के लिए है। मैं इस रहस्य को छोड़ नहीं सकता। जब आदित्य, संजना और रवि ने नक्शे में दी गई पहली जगह पर जाने की योजना बनाई, तो उन्हें अचानक पता चला कि कुछ पुराने दुश्मन जेल से छूट चुके हैं। रवि गुस्से से, क्या ये वही लोग हैं
जिन्होंने खजाने को बेचने की साजिश की थी? आदित्य: हाँ, और अब वे हमारी हर चाल पर नजर रख रहे होंगे। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। नक्शे में दी गई पहली जगह एक पुराना किला था। यह किला अब खंडहर में बदल चुका था। रात के अंधेरे में आदित्य, संजना और रवि ने वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किले के पास पहुंचते ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। संजना फुसफुसाते हुए, कोई हमारी निगरानी कर रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। आदित्य: चुपचाप मेरे पीछे चलो। किले के अंदर उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। वहां पुरानी किताबें और दस्तावेज पड़े थे। इन दस्तावेजों में खजाने से जुड़े कई और रहस्यों का जिक्र था। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें पढ़ पाते, कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया। नकाबपोश हमलावरों ने आदित्य और रवि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन संजना ने अपनी समझदारी से पास पड़े एक मशाल को उठाया और आग जला दी। संजना: गुस्से से हमसे लड़ना है तो सामने आओ। इस तरह छुपकर वार करना कायरता है। उनकी बहादुरी ने हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह साफ हो गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। जब वे सुरक्षित स्थान पर लौटे तो दस्तावेजों को पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह खजाना न सिर्फ धन, बल्कि प्राचीन विज्ञान और रहस्यों का भी प्रतीक था। आदित्य आश्चर्य से: यह सिर्फ सोने और गहनों का मामला नहीं है, यह तो हमारी सभ्यता और ज्ञान का इतिहास है। रवि: अगर यह सच है तो हमें इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। दस्तावेजों में कुछ गुप्त नामों का भी जिक्र था। उनमें से एक नाम कालिया था। संजना चौंकते हुए: यह नाम मैंने पहले भी सुना है। यह आदमी बहुत खतरनाक है। यह देश भर में अवैध व्यापार का मास्टरमाइंड है। आदित्य: तो असली खेल कालिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमें हर हाल में उससे पहले खजाने तक पहुंचना होगा। आदित्य और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे नक्शे की अगली जगह पर जाएंगे, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आदित्य: संजना से तुम्हारा साथ मेरी ताकत है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह सफर खतरनाक है तो तुम यही रुक सकती हो। संजना मुस्कुराते हुए: आदित्य, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आदित्य और उसके दोस्त कालिया को हराकर खजाने का रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या उनके सफर में और भी नई चुनौतियां आएंगी? जानने के लिए जुड़े रहें। आदित्य, संजना और रवि अब दस्तावेज में दी गई दूसरी जगह की ओर निकल चुके थे। ये जगह एक घने जंगल के बीच स्थित थी। दस्तावेज के अनुसार ये स्थान खजाने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर कर सकता था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कुछ अजीब सी अनुभूति हुई। चारों ओर घना अंधकार और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। संजना, धीरे से, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य, सावधान होकर हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये जंगल हमारा इम्तिहान ले सकता है। रवि मजाकिया लहजे में, क्या इम्तिहान में सांप और जंगली जानवर भी होंगे? आदित्य, शायद, और इंसानी दुश्मन भी। जंगल के बीच पहुंचने पर उन्हें एक चौराहा मिला। दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं था कि कौन सा रास्ता सही होगा। संजना, हम अब क्या करें? अगर गलत रास्ता चुना तो क्या होगा? रवि, चलो सबसे सीधे रास्ते पर चलते हैं, यह सबसे आसान लग रहा है। आदित्य गंभीर होकर, नहीं, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। दस्तावेज के मुताबिक हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए जो सबसे कठिन लगे। वे एक पत्थरों से भरे दुर्गम रास्ते पर चलने लगे। रास्ता संकीर्ण और खतरनाक था, लेकिन अंततः उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर बनी हुई अजीब आकृतियां और शिलालेख दिखाई दिए। संजना, यहां कुछ लिखा हुआ है, शायद ये हमें आगे का रास्ता दिखाए। आदित्य शिलालेख पढ़ते हुए, ये एक पहेली है। पहेली को सुलझाए बिना आगे का दरवाजा नहीं खुलेगा।
शिलालेख पर लिखा था, अगर तुम असली खजाने की चाह रखते हो तो जानो कि खजाना केवल सोना नहीं, जवाब वही देगा जो सत्य को पहचानेगा। रवि झल्लाते हुए, ये क्या बकवास है, हम यहां पहेलियां सुलझाने नहीं आए। संजना धैर्य से, रुक जाओ रवि, हमें सोच समझ कर जवाब देना होगा। आदित्य ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, खजाना सत्य, ज्ञान और मानवता की सेवा में छुपा है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक और दस्तावेज मिला, लेकिन तभी जंगल में कालिया के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे दस्तावेज को पढ़ने लगे, कालिया का आदमी वहां पहुंच गया। कालिया का आदमी हंसते हुए, बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो आदित्य, लेकिन अब खेल खत्म, ये दस्तावेज अब हमारा है। आदित्य गुस्से में, तुम जैसे लोग इस खजाने के काबिल नहीं हो, ये हमारे देश की धरोहर है। आदित्य और रवि ने मिलकर उन लोगों का सामना किया। लड़ाई कठिन थी, लेकिन उनकी समझदारी और बहादुरी ने उन्हें बचा लिया। दस्तावेज में लिखा था कि अगली जगह एक पुरानी झील के नीचे है। उस झील में एक अद्भुत रहस्य छुपा है, जिसे खोलने के लिए सही समय और सही व्यक्ति की जरूरत होगी। संजना हैरानी से, क्या यह सचमुच किसी झील के नीचे हो सकता है? आदित्य मुस्कुराते हुए, अब तक हमने जो देखा है उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं लगता। झील का पता लगाना आसान नहीं था। ये झील घने पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी। दस्तावेज के अनुसार वहां एक गुप्त सुरंग थी जो झील के नीचे जाती थी। लेकिन इस बार कालिया ने उनसे पहले वहां पहुंचने की योजना बना ली थी। उसने वहां अपने कई आदमी तैनात कर दिए। रवि, हम पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है, हमें इस बार ज्यादा सावधान रहना होगा। आदित्य, इस बार हमें चालाकी से काम करना होगा। कालिया को हराने के लिए हमें उसका ही तरीका अपनाना होगा। आदित्य, संजना और रवि झील के नीचे छुपे रहस्यों को कैसे खोजेंगे? क्या वे कालिया के जाल से बच पाएंगे? और क्या खजाने का असली सच सामने आ पाएगा? घने पहाड़ों के बीच छुपी झील तक पहुंचने में आदित्य, संजना और रवि को 2 दिन लग गए। रास्ते में कालिया के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी टीम ने अपनी चतुराई और हिम्मत से हर बार बचने का रास्ता निकाल लिया। झील चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरी हुई थी। पानी का रंग हल्का नीला था, जो देखने में बेहद शांत और रहस्यमय लग रहा था। संजना झील की ओर देखते हुए, ये जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लगती है, लेकिन यहां तक पहुंचने में इतनी मुश्किलें क्यों आईं? आदित्य, खजाने तक पहुंचने का सफर कभी आसान नहीं होता। सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। रवि थोड़ा व्यंग्य करते हुए, लेकिन यहां तो हमारी लड़ाई कालिया और उसके आदमियों से भी है। दस्तावेज में लिखा था कि झील के पास एक पुराना पेड़ है, जिसके नीचे गुप्त सुरंग का द्वार छुपा है। आदित्य, हमें उस पेड़ को ढूंढना होगा। ये झील का सबसे पुराना और बड़ा पेड़ होना चाहिए। तीनों ने झील के चारों ओर घूमना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्होंने एक विशालकाय पेड़ देखा, जिसकी जड़ें झील के पानी में फैली हुई थी। संजना उत्साहित होकर, ये वही पेड़ है, देखो इसकी जड़ें कितनी गहरी है। रवि, अब सवाल यह है कि सुरंग का दरवाजा कैसे खुलेगा? पेड़ के नीचे एक शिलालेख था, जिस पर एक और पहेली लिखी हुई थी, सत्य और साहस से ही द्वार खुलेगा, जो लालच करेगा वो यही फंस जाएगा। आदित्य ने थोड़ा सोचा और पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की। आदित्य, हम यहां किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। ये खजाना देश की धरोहर है और इसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए हम यहां हैं। तभी पेड़ के नीचे की जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सुरंग के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं उकेरी हुई थी, जो इस खजाने की कहानी बता रही थी। संजना चित्रकथाओं को देखते हुए, ये खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। रवि
मजाक करते हुए, लेकिन अगर सोना मिला तो बुरा भी नहीं होगा। आदित्य गंभीर होकर, ये खजाना हमारे पूर्वजों की अमूल्य विरासत है। इसे कालिया के हाथों में जाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, कालिया और उसके आदमी वहां पहुंच गए। कालिया हंसते हुए, बहुत अच्छा किया आदित्य, तुमने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। अब ये खजाना मेरा है। आदित्य कालिया, ये खजाना तुम्हारे जैसे लालची इंसान के लिए नहीं है। कालिया गुस्से में, मुझे रोकने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। कालिया के आदमी जब हमला करने आए तो संजना ने अपनी चतुराई से एक पुराना लीवर दबा दिया। इससे सुरंग में पत्थर गिरने लगे और कालिया के लोग भागने पर मजबूर हो गए। संजना मुस्कुराते हुए, अब समझ आया कि साहस सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी होता है। रवि, संजना, तुमने हमें बचा लिया, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। आखिरकार वे खजाने वाले कक्ष तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था जिस पर लिखा था, जो सत्य, साहस और मानवता की सेवा करेगा वही इस खजाने का असली मालिक है। आदित्य ने ताबूत खोला। अंदर उन्हें पुराने शास्त्र, ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ सोने की मोहरें मिली। आदित्य आंखों में चमक लिए, ये खजाना हमारे देश की धरोहर है। इसे हमें पुरातत्व विभाग को सौंपना होगा। लेकिन तभी कालिया ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। कालिया, ये खजाना मैं लेकर जाऊंगा, तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते। आदित्य ने कालिया से लड़ाई की। संजना और रवि ने भी मिलकर कालिया के आदमियों को रोका। आखिरकार कालिया और उसके आदमी सुरंग में गिर गए और सुरंग का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। आदित्य, संजना और रवि खजाने को लेकर पुरातत्व विभाग पहुंचे। वहां के अधिकारी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। अधिकारी, आपने देश की एक अमूल्य धरोहर को बचाया है। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। संजना मुस्कुराते हुए, आदित्य, ये सब तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा की वजह से हुआ। आदित्य गंभीर होकर, ये हमारी टीमवर्क की जीत है। आदित्य और संजना ने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। उन्होंने तय किया कि वे अपनी मेहनत और सत्यनिष्ठा से समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कालिया के गिरने के बाद भी उसके कुछ साथी खजाने के दस्तावेज की तलाश में थे। क्या आदित्य और संजना को फिर से किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? कालिया और उसके आदमियों के गिरने के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। खजाने को सुरक्षित पुरातत्व विभाग तक पहुंचाने के बावजूद आदित्य, संजना और रवि को लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत अब भी उनका पीछा कर रही है। एक रात आदित्य अपने घर में पुरानी किताबों को पढ़ रहा था जो खजाने के साथ मिली थी। तभी उसे एक पन्ने में छिपा एक और संदेश मिला। उसमें लिखा था, जिसने पहले रहस्य सुलझाया वो अगले रहस्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगला कदम तुम्हारी परीक्षा लेगा। आदित्य संदेश पढ़ते हुए, सोचते हुए, क्या ये कोई और पहेली है? इसका मतलब क्या हो सकता है? अगले ही दिन आदित्य के घर पर एक अनजान व्यक्ति आया। वो एक बूढ़ा आदमी था जो खुद को पुरातत्व विभाग का सलाहकार बता रहा था। सलाहकार, आदित्य से तुमने जो खजाना विभाग को सौंपा वो सिर्फ शुरुआत थी। उस खजाने के साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ है। संजना चौंकते हुए, अभिशाप? ये क्या मजाक है? सलाहकार, ये कोई मजाक नहीं है। खजाने की रक्षा के लिए उसे सही जगह पहुंचाना जरूरी है, वरना ये विनाश का कारण बन सकता है। सलाहकार ने बताया कि यह खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष ताबीज छुपा हुआ है। यह ताबीज मणि कहलाता है और इसे पाने के लिए कालिया जैसे लालची लोग सदियों से कोशिश कर रहे थे। रवि थोड़ा परेशान होकर, तो इसका मतलब यह है कि खजाना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सलाहकार, सुरक्षित तभी होगा जब इसे धरोहर मंदिर तक पहुंचाया जाएगा।
लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। आदित्य, संजना और रवि ने सलाहकार के साथ मिलकर धरोहर मंदिर तक पहुंचने का फैसला किया। ये मंदिर किसी सुनसान रेगिस्तान के बीच में स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना था। सलाहकार, ध्यान रहे, इस बार तुम सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और लालच से भी लड़ोगे। टीम ने सफर शुरू किया। रेगिस्तान में रात के समय ठंडी हवाएं और दिन के समय चिलचिलाती धूप ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। संजना, थकी हुई आवाज में, क्या ये सब सही में जरूरी है? हम पहले ही इतना कुछ कर चुके हैं। आदित्य, हौसला देते हुए संजना, हर चुनौती एक नई शुरुआत होती है। अगर हम अब रुक गए तो हमारे अब तक के प्रयास बेकार हो जाएंगे। एक दिन चलते चलते उन्हें दूर से एक गांव दिखा। रवि, खुश होकर, वो देखो, पानी और खाना। हम बच गए। लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, वो मृत तृष्णा निकली। ये सब उनकी मानसिक परीक्षा का हिस्सा था। संजना, गुस्से में, ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें हर कदम पर धोखा क्यों दे रहा है? सलाहकार, यही परीक्षा है। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही इस सफर को पूरा कर सकता है। आखिरकार कई दिनों की मुश्किलों के बाद वे धरोहर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का द्वार बहुत बड़ा और प्राचीन था। आदित्य, ये तो लगता है कि सदियों से इस मंदिर को किसी ने छुआ भी नहीं है। सलाहकार, ये मंदिर खुद अपनी रक्षा करता है। अंदर जाने के लिए तुम्हें एक और पहेली सुलझानी होगी। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मानवता की सेवा करता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। आदित्य ने अपनी नीयत और अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हुए मंदिर के द्वार पर हाथ रखा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रवि, हैरान होकर, आदित्य, तुमने ये कैसे किया? आदित्य, मुस्कुराते हुए, शायद ये हमारे इरादों की सच्चाई का प्रमाण है। मंदिर के अंदर उन्होंने मणि को एक ऊंचे मंच पर रखा देखा, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वहां कालिया के बचे हुए आदमी उनका रास्ता रोकने आ गए। संजना, हम यहां तक आए हैं, अब ये मणि इन्हें नहीं मिलने देंगे। रवि, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। आगे की कहानी में आदित्य और उसकी टीम को कालिया के आदमियों से मणि को बचाना होगा। लेकिन क्या वे सफल होंगे? और क्या मणि के साथ जुड़ा रहस्य उनका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा? मंदिर के अंदर का माहौल बेहद गंभीर था। विशाल दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो इस खजाने और मणि की ताकत को दर्शा रहे थे। आदित्य, संजना, रवि और सलाहकार मंच के पास पहुंचे ही थे कि अचानक कालिया के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया। कालिया के सबसे वफादार आदमी जफर अपने लोगों के साथ आकर खड़ा हो गया। जफर, हंसते हुए, आदित्य, तुम समझते हो कि ये मणि तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के हाथ में रहनी चाहिए? ये तो ताकतवर लोगों के लिए है। आदित्य, गुस्से से, तुम जैसे लोग ताकत के लायक नहीं हो। ये मणि किसी का विनाश करने के लिए नहीं है। जफर ने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। रवि, संजना, तुम मणि के पास जाओ, मैं इन्हें संभालता हूं। संजना, डरते हुए, रवि, ये बहुत खतरनाक है, तुम अकेले नहीं लड़ सकते। रवि, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, जाओ। मंदिर के अंदर कई जगहों पर प्राचीन जाल बिछे हुए थे, जो केवल सही व्यक्ति को मणि तक पहुंचने की अनुमति देते थे। सलाहकार, आदित्य से ये जाल केवल मानसिक और शारीरिक ताकत का परीक्षण नहीं करते, बल्कि सच्चाई और इंसानियत का भी। तुम आगे बढ़ो, मैं इन जालों का रास्ता बताता हूं। जफर के आदमी जालों में फंसने लगे, लेकिन आदित्य, संजना और सलाहकार सावधानी से आगे बढ़ते रहे। मंच पर पहुंचने के ठीक पहले जफर ने आदित्य को रोक लिया। जफर, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मणि तुम्हारे हाथ में जाएगी? ये मेरी होगी। आदित्य, गंभीरता से, ये मणि किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये मानवता की भलाई के लिए है। जफर और आदित्य के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
इसी बीच संजना ने मणि को सुरक्षित उठाया। संजना, चीखते हुए, आदित्य, मणि मेरे पास है, अब हमें इसे सही जगह ले जाना होगा। जब ऐसा लगने लगा कि जफर हार जाएगा, तभी कालिया खुद वहां आ गया। कालिया, आदित्य, मैं जानता था कि तुम मुझे इस खजाने तक पहुंचने में मदद करोगे। अब इसे मेरे हवाले करो, वरना तुम्हारे अपने ही यहां नहीं बचेंगे। आदित्य, दृढ़ता से, तुम्हें ये मणि कभी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों के लिए नहीं बनी है। जैसे ही कालिया ने मणि को लेने की कोशिश की, मंदिर के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैलने लगी। सलाहकार, ये मणि खुद अपनी रक्षा करती है। जो भी लालच और स्वार्थ के साथ इसे छूने की कोशिश करेगा, उसे इसकी ताकत बर्दाश्त नहीं होगी। कालिया ने मणि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे दूर फेंक दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। कालिया, घबराते हुए, ये क्या है? ये मणि मुझे क्यों नहीं स्वीकार रही? सलाहकार, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। ये केवल उन्हें स्वीकार करती है जिनके इरादे सच्चे और नेक हैं। आदित्य ने मणि को उठाया और सलाहकार की मदद से उसे मंदिर के गुप्त कक्ष में रख दिया। सलाहकार, अब ये मणि यहां सुरक्षित है, कोई इसे यहां से नहीं ले जा सकेगा। संजना, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? सलाहकार, ये मणि अब उन लोगों के हाथ में है जो इसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। मंदिर की शक्तियों ने कालिया और उसके आदमियों को वहां से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रवि, हैरान होकर, ये मंदिर सचमुच अद्भुत है, इसने बुराई को खुद खत्म कर दिया। मंदिर से बाहर निकलते हुए आदित्य, संजना और रवि ने एक दूसरे को देखा। संजना, मुस्कुराते हुए, हमने ये सब मिलकर किया। आदित्य, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये सच्चाई और इंसानियत की जीत है। जैसे ही वे शहर लौटे, उन्हें एक और संदेश मिला। संदेश में लिखा था, मणि की सुरक्षा के लिए तुम्हें और बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। ये सफर यही खत्म नहीं होता। संजना, परेशान होकर, ये क्या मतलब हो सकता है? आदित्य, शायद हमारी अगली परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन जब तक हम साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। मंदिर से लौटने के बाद आदित्य, संजना और रवि एक नई सुबह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके सामने जो आया, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। संदेश में जो लिखा था, उसने सभी को बेचैन कर दिया था। मणि की सुरक्षा का सफर अब शुरू हुआ है। ये मणि दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों को आकर्षित करेगी। जो इसे समझेंगे, वे इसे छीनने की कोशिश करेंगे। संजना, आदित्य, ये संदेश साफ तौर पर चेतावनी दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आदित्य, मणि मंदिर में सुरक्षित है, लेकिन हमें इसकी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। रवि, गंभीर स्वर में, यह सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। राजपुर शहर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब हो रहे थे और चारों ओर डर का माहौल था। सुमित्रा देवी, डरते हुए, आदित्य, मुझे लगता है कि यह सब उस मणि की वजह से हो रहा है, हमें इसे कहीं और ले जाना चाहिए। आदित्य, मां, मणि को मंदिर से बाहर ले जाना और भी खतरनाक हो सकता है, हमें यही इसका सामना करना होगा। जल्द ही शहर में एक नए दुश्मन की एंट्री हुई, तांत्रिक नागेश। नागेश एक ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक था जो मणि की ताकत का इस्तेमाल अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए करना चाहता था। नागेश अपने शिष्यों से, ये मणि मेरी है, मैं इसके जरिए पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। नागेश ने आदित्य और उसके परिवार को निशाना बनाना शुरू किया। रवि, आदित्य, नागेश हमारी हर चाल को समझ रहा है, हमें उससे लड़ने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। आदित्य, हम सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं जीत सकते, हमें उसकी मानसिकता को समझकर उसे हराना होगा। अपहरण। एक रात नागेश ने सुमित्रा देवी को अगवा कर लिया। नागेश आदित्य को संदेश भेजते हुए
अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो मणि मेरे हवाले कर दो। संजना, आदित्य, हमें जल्द कुछ करना होगा। ये नागेश बहुत खतरनाक है। आदित्य, आंखों में आंसू लिए, मैं अपनी मां को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मणि को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। लड़ाई की तैयारी। आदित्य और रवि ने नागेश का सामना करने की योजना बनाई। सलाहकार, नागेश को हराना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी हर चाल पर सावधानी से काम करना होगा। रवि, आश्वस्त होकर, हम हार नहीं मानेंगे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरी मानवता के लिए है। मंदिर के गुप्त कक्ष में नागेश ने सुमित्रा देवी को बांध रखा था। नागेश, आदित्य, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी मां को बचाओ या मणि को। आदित्य, तुझे लगता है कि तू मुझे तोड़ सकता है? सच्चाई और प्यार की ताकत तेरे हर जादू पर भारी पड़ेगी। आदित्य और नागेश के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। नागेश ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन आदित्य की हिम्मत और रवि की योजना ने उसे मात दी। नागेश ने आखिरी बार मणि को छूने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की शक्तियों ने उसे जलाकर खत्म कर दिया। सुमित्रा देवी को बचाकर आदित्य और संजना ने मणि को उसकी सही जगह पर वापस रख दिया। सुमित्रा देवी, आंखों में आंसू लिए, आदित्य, तुमने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं तुम पर गर्व करती हूं। संजना, ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। आदित्य, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। सच्चाई और प्यार हमेशा बुराई पर भारी पड़ते हैं। मंदिर के बाहर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। अजनबी, धीरे से, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मणि की ताकत को समझने वाले अब और भी आएंगे। आदित्य, चाहे जो भी हो, हम इसके लिए तैयार हैं। तांत्रिक नागेश की हार के बाद राजपुर शहर में फिर से शांति का माहौल बनने लगा था। आदित्य, संजना, रवि और सुमित्रा देवी ने राहत की सांस ली, लेकिन मंदिर के बाहर खड़ा रहस्यमयी अजनबी, जिसने नागेश के अंत के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, एक नया खतरा साबित होने वाला था। एक दिन मंदिर के पुजारी आदित्य से मिलने आए। पुजारी, आदित्य बेटा, मैंने एक अजनबी को मंदिर के पास देखा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और उसके चेहरे पर डरावना सन्नाटा है। मुझे लगता है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आदित्य, पंडित जी, क्या आपने उससे बात की? पुजारी, नहीं बेटा, लेकिन उसके पास से गहरी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। मुझे डर है कि वो मणि को लेकर कोई योजना बना रहा है। आदित्य ने तुरंत रवि और संजना को इस बात की जानकारी दी। रवि, सोचते हुए, ये हो सकता है कि नागेश के खत्म होने के बाद कोई और उसकी जगह लेने आ गया हो। हमें सतर्क रहना होगा। रात के अंधेरे में आदित्य ने मंदिर के बाहर उस अजनबी को देखा। आदित्य, सख्त लहजे में, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अजनबी, धीमे स्वर में, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं नागेश का भाई हूं। जो मणि तुमने नागेश से बचाई थी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये पीढ़ियों की विरासत है। सुदर्शन की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। सुदर्शन, तुमने मेरे भाई को मारा, अब ये मणि मेरी होगी। इसे बचाने की ताकत तुम में नहीं है। आदित्य, सुदर्शन, ये मणि सिर्फ तुम्हारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए है। इसे गलत हाथों में जाने नहीं दूंगा। सुदर्शन ने गांव में डर फैलाने के लिए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों की फसलें सूखने लगी, जानवर बीमार होने लगे और हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। सुमित्रा देवी, आदित्य, ये सब उस सुदर्शन की वजह से हो रहा है। वो हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। संजना, हमें गांव के लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि हम उन्हें बचाएंगे। रवि ने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और सुरक्षा के लिए तैयारियां शुरू की। आदित्य,
रवि और संजना ने मंदिर की सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला किया। पुजारी, मंदिर के भीतर एक गुप्त कक्ष है जहां मणि को छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे खोलने के लिए साहस और सच्चे इरादों की जरूरत होगी। आदित्य, पंडित जी, हमें वो गुप्त कक्ष दिखाएं। ये मणि अब और किसी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। गुप्त कक्ष को खोलने के लिए आदित्य ने अपने पूरे विश्वास और शक्ति का इस्तेमाल किया। सुदर्शन, दूर से देखते हुए तुम मणि को कितनी भी छुपा लो, ये मेरी होगी। सुदर्शन ने मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई। वो रात के समय अपनी काली शक्तियों के साथ मंदिर पहुंचा। सुदर्शन, हंसते हुए, तुम सबकी कोशिशें बेकार हैं। ये मणि मेरी होगी। आदित्य, तुमने नागेश से कुछ नहीं सीखा। बुराई कभी जीत नहीं सकती। आदित्य, रवि और संजना ने सुदर्शन का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गांव के लोगों ने भी उनका साथ दिया। मणि की शक्ति ने एक बार फिर बुराई पर जीत हासिल की। सुदर्शन की सारी शक्तियां खत्म हो गई और वो हमेशा के लिए पराजित हो गया। पुजारी, आदित्य, तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा ने आज फिर से इस मणि को बचा लिया। आदित्य, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। ये मणि हर इंसान के भले के लिए है। इसे हम कभी गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। सुमित्रा देवी, आदित्य, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि प्यार और सच्चाई हर बुराई पर भारी पड़ती है। संजना, मुस्कुराते हुए, हमारी जिंदगी अब एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई थी। आदित्य, जब तक हम साथ हैं, कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। मंदिर की छत पर एक परछाई दिखाई दी। रहस्यमयी व्यक्ति, मुस्कुराते हुए, ये मणि सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। क्या आदित्य और उसके परिवार को फिर से किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? सुदर्शन की हार के बाद गांव में शांति तो लौटी, लेकिन मंदिर के पास दिखाई दी रहस्यमयी परछाई ने एक नई अनिश्चितता को जन्म दिया। आदित्य, संजना और रवि अब भी सतर्क थे। उन्होंने मणि की सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक और बड़ी ताकत उनकी परीक्षा लेने वाली थी। एक सुबह मंदिर के पुजारी को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुमने नागेश और सुदर्शन को हरा दिया, लेकिन अब तुमसे बचना मुश्किल होगा। ये मणि हमारी थी और हमारी ही रहेगी। हम आ रहे हैं, तैयार रहो। पुजारी, घबराते हुए, आदित्य बेटा, ये कोई साधारण खतरा नहीं है। लगता है कि मणि को पाने की कोशिश अब और खतरनाक हो जाएगी। आदित्य, गंभीर स्वर में, पंडित जी, हम डरने वाले नहीं हैं। इस बार हम और मजबूत होकर उनका सामना करेंगे। संजना ने आदित्य को एकांत में बुलाया। संजना, आदित्य, मैं जानती हूं कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी। आदित्य, संजना, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस बार हमें गांव वालों को भी तैयार करना होगा। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा डरे हुए थे। सुदर्शन की हार के बावजूद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। कुएं का पानी अचानक सूख गया। फसलों पर कीड़े लगने लगे। बच्चों ने रात में अजीब सी आवाजें सुनने की शिकायत की। सुमित्रा देवी, आदित्य, ये सब मणि के कारण हो रहा है। क्या हमें इसे वापस किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छिपा देना चाहिए? आदित्य, मां, मणि को हमसे दूर करना समाधान नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे सुरक्षित रखें और गांव वालों को भी इस संकट से बचाएं। रात के समय मंदिर के पास फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार वो स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति था। उसने अपने हाथ में एक बड़ा त्रिशूल पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। रहस्यमयी व्यक्ति, गरजते हुए, मेरा नाम अघोर है। मैं तुम्हारी ताकत को चुनौती देने आया हूं। ये मणि हमारी परंपरा का हिस्सा है और इसे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आदित्य, डटकर खड़ा अघोर,
ये मणि सिर्फ तुम्हारी परंपरा नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की सुरक्षा के लिए है। इसे पाने के लिए तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी का सामना करना होगा। अघोर हंसते हुए, सच्चाई और ईमानदारी कमजोर लोगों के शब्द हैं। ताकत ही सब कुछ है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। आदित्य, रवि और संजना ने गांव वालों को अघोर के बारे में बताया। इस बार गांव वाले डरने की बजाय साथ देने के लिए तैयार हो गए। रवि, हमें मिलकर अपने गांव की रक्षा करनी होगी। अघोर का सामना अकेले आदित्य नहीं कर सकता। गांव का मुखिया, हम सब आदित्य के साथ हैं। ये लड़ाई पूरे गांव की है। मंदिर के आसपास गांव वालों ने एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया। आदित्य और संजना ने पुजारी की मदद से मणि के चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। संजना, आदित्य, इस बार हमें अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी। अघोर नागेश से ज्यादा खतरनाक लगता है। आदित्य, संजना, हमें मणि की सुरक्षा के साथ साथ गांव वालों की जान का भी ख्याल रखना होगा। ये लड़ाई सिर्फ मणि के लिए नहीं, बल्कि हमारे गांव की आत्मा के लिए है। अघोर ने मंदिर पर हमला किया। उसके साथ उसकी सेना भी थी, जो अजीब सी शक्तियों से लैस थी। अघोर, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। ये मणि अब मेरी है। आदित्य, डटकर, अघोर, तुम्हें इस मणि को पाने के लिए पहले हम सबको हराना होगा। और याद रखना, बुराई कभी जीत नहीं सकती। गांव वाले पूरी ताकत से अघोर की सेना का मुकाबला करने लगे। रवि और संजना ने आदित्य के साथ मिलकर अघोर को रोकने की पूरी कोशिश की। लड़ाई के बीच पुजारी ने एक प्राचीन पुस्तक में अघोर की कमजोरी का पता लगाया। पुजारी, अघोर को सिर्फ मणि की पवित्र शक्ति से हराया जा सकता है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए आदित्य को अपनी सारी ऊर्जा लगानी होगी। संजना, आदित्य, क्या तुम ये कर पाओगे? आदित्य, संजना, अगर ये मणि और गांव की रक्षा के लिए जरूरी है, तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। आदित्य ने मणि की पवित्र शक्ति को सक्रिय किया। इससे निकली रोशनी ने अघोर और उसकी सेना को खत्म कर दिया। अघोर के जाते ही गांव में फिर से शांति लौट आई। पुजारी, आदित्य, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने एक बार फिर इस मणि को बचा लिया। संजना, रोते हुए, आदित्य, तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? आदित्य, मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूं। संजना, ये हमारी जीत है। मंदिर के गर्भगृह से एक और गूंजती आवाज आई। तुमने अघोर को हरा दिया, लेकिन अगला संकट इससे भी बड़ा होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या आदित्य, संजना और गांव वाले अगले खतरे का सामना कर पाएंगे? मणि को बचाने और अघोर को हराने के बाद गांव में कुछ दिनों के लिए शांति लौट आई थी। आदित्य, संजना और रवि ने उम्मीद की थी कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन ये सुकून केवल एक भ्रम था। मंदिर के पास गूंजती आवाज ने सभी को सकते में डाल दिया था। ये आवाज गहरी, गंभीर और जानबूझकर डराने वाली थी। आदित्य, संजना और रवि ने जब उस आवाज की ओर ध्यान दिया, तो वे महसूस कर सकते थे कि ये किसी साधारण इंसान की आवाज नहीं है। पुजारी ने घबराते हुए कहा, पुजारी, ये आवाज अघोर की नहीं हो सकती। मैंने ऐसा स्वर पहले कभी नहीं सुना। ये किसी शक्तिशाली शत्रु की हो सकती है। हमें सावधान रहना होगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी निकली और एक अजनबी व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर क्रोध और चालाकी दोनों झलक रहे थे। उसने काले वस्त्र पहने थे और हाथ में एक लोहे का त्रिशूल पकड़ा हुआ था। व्यक्ति, आदित्य, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम सोचते हो कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ नागराज और अघोर से है? नहीं, तुम्हारी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आदित्य, गुस्से में तुम कौन हो और हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? व्यक्ति, मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। आदित्य, मैं तुम्हारे अतीत का वो हिस्सा हूं जिसे तुम्हारे परिवार ने हमेशा छिपा कर रखा। संजना,
हमसे क्या छिपाया गया है? साफ साफ कहो। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा, व्यक्ति, मैं तुम्हारे पिता का सौतेला भाई हूं, आदित्य। मेरा नाम है दिग्विजय। आदित्य और संजना हैरान रह गए। आदित्य, सौतेला भाई? लेकिन मेरे पिता ने कभी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। दिग्विजय हंसते हुए, क्योंकि वह मुझे अपना परिवार मानते ही नहीं थे। तुम्हारे पिता ने मेरी मां के साथ अन्याय किया था। उन्होंने मुझे और मेरी मां को इस परिवार से निकाल दिया और पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब मैं तुम्हें वही दर्द देना चाहता हूं जो मैंने और मेरी मां ने झेला था। संजना, सख्ती से तुम्हारा झगड़ा आदित्य से नहीं, उनके पिता से था। अब क्यों उसे इसमें घसीट रहे हो? दिग्विजय, क्योंकि आदित्य ही मेरे बदले का जरिया है, और ये मणि जिसके पीछे सब पागल है, मेरी होगी। इसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। दिग्विजय ने अपनी जादुई शक्ति से मंदिर के चारों ओर आग का घेरा बना दिया। दिग्विजय, मैं यहां सिर्फ चेतावनी देने आया हूं। अगली बार मैं तुम्हें बचने का मौका भी नहीं दूंगा। ये मणि मेरी है और तुम इसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे। रवि, आवाज बुलंद करते हुए, हम तुम्हारे जैसे कायरों से डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हें लड़ना है तो आकर लड़ो। दिग्विजय, लड़ाई का समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। ये कहकर वो गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया, मुझे मेरा हक चाहिए, वरना पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी होगी। पुजारी ने आदित्य से कहा, पुजारी, आदित्य, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। इसका अतीत तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हमें मणि की सुरक्षा और भी बढ़ानी होगी। आदित्य, हम इसे रोकेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। ये मणि केवल मेरे परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव और दुनिया का हिस्सा है। मैं इसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। दिग्विजय की धमकी के बाद गांव में डर का माहौल था, लेकिन इस बार गांव वाले आदित्य के साथ खड़े थे। मुखिया, आदित्य, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। संजना, हमें मिलकर एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे दिग्विजय को हराया जा सके। रवि, इस बार हम सिर्फ मणि की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि इसे हमेशा के लिए सुरक्षित करेंगे। आदित्य और संजना ने गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा के लिए मंत्रों का घेरा बनाया गया। पुजारी ने मणि की शक्ति को और मजबूत करने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। पुजारी, ये यज्ञ मणि की शक्ति को और भी बढ़ा देगा, लेकिन इसे पूरा करने में समय लगेगा। इस दौरान हमें हर तरफ से सतर्क रहना होगा। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, मंदिर के पास फिर से धुआं उठने लगा। इस बार दिग्विजय खुद नहीं आया, लेकिन उसने एक और संदेश भेजा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मणि को बचा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे सबसे करीबी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करूंगा। तैयार रहो। आदित्य। आदित्य, संजना और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे जानते थे कि उनकी लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। आगे क्या होगा? क्या आदित्य दिग्विजय के षड्यंत्र को समझ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें। दिग्विजय के चेतावनी भरे संदेश के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मंदिर के पास रात में जलते हुए दिए अपने आप बुझ जाते थे और पानी के कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगी। संजना, आदित्य से, आदित्य, मुझे लगता है कि यह सब दिग्विजय का किया धरा है। वो हमें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आदित्य, गंभीरता से हमें उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी। अगर वो हमारे सबसे करीबी को हमारे खिलाफ करने की योजना बना रहा है, तो हमें पहले ही सतर्क होना होगा। एक रात जब आदित्य मंदिर की रक्षा के लिए वहां रुका हुआ था, तो उसने गर्भगृह के पास एक छाया देखी। वो दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक कोमल और परिचित आवाज सुनाई दी। आवाज, आदित्य,
मुझे तुमसे बात करनी है। आदित्य चौंकते हुए, कौन हो तुम? सामने आओ। धुएं के बादलों के बीच से एक महिला का चेहरा प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां अंजना थी। अंजना, आदित्य, बेटा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। आदित्य हैरानी से, मां, आप यहां कैसे? और आप इतने सालों से कहा थी? अंजना, बेटा, तुम्हें यह जानने का अधिकार है, मैं तुम्हारे पिता की पहली पत्नी थी। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी की तो उन्होंने मुझे और तुम्हें इस गांव से दूर भेज दिया। दिग्विजय तुम्हारा सौतेला चाचा नहीं बल्कि तुम्हारा सौतेला भाई है। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य, मां, लेकिन यह सब क्यों हुआ? और दिग्विजय अब हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? अंजना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने दिग्विजय की मां के साथ अन्याय किया था। उसे लगा कि मैंने और तुम्हारे पिता ने उसे उसकी विरासत से दूर कर दिया। अब वो मणि के जरिए इस अन्याय का बदला लेना चाहता है। अगले ही दिन दिग्विजय ने मंदिर के पास एक और चाल चली। उसने गांव वालों के बीच ये अफवाह फैला दी कि मणि से निकलने वाली शक्ति गांव के बच्चों को बीमार कर रही है। दिग्विजय, आदित्य और उसकी मणि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम लोग मुझसे हाथ मिलाओ तो मैं इस मणि को यहां से दूर ले जाऊंगा और तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। गांव के कुछ लोग दिग्विजय की बातों में आ गए और आदित्य के खिलाफ हो गए। मुखिया आदित्य से, आदित्य, अगर मणि यहां रहेगी तो गांव की शांति कभी वापस नहीं आएगी। शायद दिग्विजय सही कह रहा है। आदित्य, मुखिया जी, ये सब उसकी चाल है। अगर हमने मणि उसे दी तो वो इसे विनाश के लिए इस्तेमाल करेगा। हमें एकजुट रहना होगा। गांव अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ आदित्य और उसके साथ खड़े लोग थे और दूसरी तरफ दिग्विजय के समर्थक। संजना, आदित्य, ये लड़ाई अब केवल मणि की नहीं है, ये गांव को बचाने की लड़ाई है। हमें दिग्विजय को रोकना ही होगा। आदित्य, संजना, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमें पहले गांव वालों का विश्वास जीतना होगा। जब दिग्विजय ने देखा कि उसकी चाल असफल हो रही है तो उसने गांव पर सीधा हमला करने की योजना बनाई। उसने अपनी जादुई शक्ति से मंदिर को घेर लिया और मणि को हासिल करने की कोशिश की। दिग्विजय, आदित्य, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये मणि मेरी है। तभी अंजना मंदिर के गर्भगृह में आई और मणि के सामने खड़ी हो गई। अंजना, दिग्विजय, तुम्हारा बदला सही हो सकता है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। अगर तुम मणि चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। अंजना ने अपने जीवन की सारी शक्ति मणि की सुरक्षा के लिए अर्पित कर दी। उसकी बलिदानी शक्ति ने दिग्विजय को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंजना के बलिदान के बाद दिग्विजय गायब हो गया, लेकिन उसने जाते जाते ये चेतावनी दी, दिग्विजय, ये केवल मेरी हार नहीं है, मैं फिर लौटूंगा और अगली बार मैं तुम्हारे हर सहारे को खत्म कर दूंगा। आदित्य ने अपनी मां को खोने का गम महसूस किया, लेकिन उसने अपनी ताकत और बढ़ा ली। आदित्य आसमान की ओर देखते हुए, मां, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं इस मणि की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। मंदिर के पास एक और रहस्यमयी संकेत मिला। यह संकेत किसी और बड़ी ताकत के आने का इशारा था। क्या आदित्य और उसके साथी दिग्विजय की अगली चाल का सामना कर पाएंगे?